क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक आप लोगों को मैंने बताई थी जेडी ग्रिफिथ, उसका चैप्टर नंबर 2 है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में हम देख लेते हैं। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर का चैप्टर किया हुआ है, यानी जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे होंगे। और उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है जिसमें आप किसी मैस को किसी स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं और उसके बाद फिर आप उसको किसी एक जानिब पुश करते हैं, उसके बाद जब छोड़ देते हैं तो वो फिर वहाँ पर ऑसिलेशन होती है। इसी तरह से सिंपल पेंडुलम इज अनदर एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब यहाँ पर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में और सिंपल क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो फ़र्क है वो एक फ़र्क तो वही है जो अभी तक हम क्लास में देख चुके थे कि क्वांटम पार्टिकल की जो नेचर है वो क्लासिकल पार्टिकल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल न्यूटन फर्स्ट लॉ के ताबे नहीं है। तो ये एक बहुत फ़र्क आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि क्लासिकल पार्टिकल के लिए जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी उनकी तादाद इनफाइनाइट है, हर जगह पे वो अवेलेबल होता है। लेकिन क्वांटम पार्टिकल हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, बल्कि वो कुछ जगहों पर एग्जिस्ट करता है और कुछ जगहों पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दूसरा फ़र्क आ जाता है। और इस डिस्क्रीटनेस की वजह से फिर आप उस पार्टिकल की मुख्तलिफ जगह पे जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो अलग-अलग आती है। तो ये फ़र्क है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो अभी यहाँ पर भी मैं अपनी बात स्प्रिंग मैथ सिस्टम से ही शुरू कर रहा हूँ। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक मैं एक मिनट ज़रा पेन लिखने में शायद प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसे चेक कर लूँ। तो फ़र्ज़ कर लीजिए जिस तरह से आपने क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये पढ़ रखा है कि आपके पास कोई एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं अभी इसको आप लोगों से दोबारा से कनेक्ट होता हूँ। यस, ओके। तो ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास कोई फ्रिक्शनलेस वॉल है एंड दिस इज़ अ फ्लोर, और यहाँ पे मैं कोई स्प्रिंग इसके साथ अटैच कर देता हूँ, लेट्स से
और उसके साथ कोई मास जिसकी रिप्रेजेंटेशन m है। और जब आप यहाँ से इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, तो और इस फोर्स अप्लाई करने के बाद जब आप छोड़ देंगे तो फिर आप स्केल में है कि ये जो मास है ये दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, जिसको मैं लेट्स से x इज इक्वल टू 0 है, और ये किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जहाँ पे x की वैल्यू को मैं बल्कि लेट्स से प्लस x0 कह देता हूँ, यहाँ तक इसको लाके अगर छोड़ दिया जाए तो ये फिर राइट और लेफ्ट मूव करेगा। इस डायरेक्शन के अंदर भी कोई एक्सट्रीम पोजीशन होगी जब स्प्रिंग अपनी मिनिमम स्टेट में होगा, लेट्स से वी कॉल इट x इज इक्वल्स टू माइनस x0। और इस कंडीशन में एक तो वो फोर्स है जिसकी मदद से आपने इसको मूव किया है राइट की तरफ, और जब आप छोड़ेंगे तो एक और फोर्स होगी जो कि इस स्प्रिंग की फोर्स होगी, जिसका जो कांस्टेंट आपके में है, दिस इज k, स्प्रिंग कांस्टेंट। सो एंड दिस इस k को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक लॉ है हमारे पास व्हिच इज हुक्स लॉ। और वो क्या होता है? वो ये होता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जो एक्सेलरेशन है, a जो है वो प्रोपोर्शनल होता है माइनस x के। दिस इज हुक्स लॉ। और ये कंडीशन कुछ खास केसेस के लिए है जहां पर हम ये कंसीडर करते हैं कि x इज स्मॉलर देन 1, राइट। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि फोर्स न्यूटन का जो सेकंड लॉ है k इज इक्वल्स टू, और दिस इज इक्वल्स टू इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को जब आप यहाँ से हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज एग्जैक्टली we call it the spring constant minus k and x, और बल्कि लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक्सेलरेशन ही इसको रखा जाए। और उसके बाद जब आप इसे यानी इस न्यूटन्स का जो लॉ है फोर्स इज इक्वल्स टू ma, यहाँ से जब a यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा F और m इज इक्वल्स टू kx। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि जो फोर्स है जिसको लिखा जाता है, या इन टर्म a, या एक्सेलरेशन जो है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखते हैं a is equals to d square or dx square into x, but keep in mind this x is a function of time, बल्कि ये जो नीचे होगा ये x नहीं बल्कि ये t स्क्वायर होगा। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पर इनफैक्ट बल्कि इसी इक्वेशन में ये जो a is equals to minus kx है, इसी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकेंगे d स्क्वायर और dt स्क्वायर x of t and minus kx। अच्छा, अब अगर ये बात दुरुस्त है और इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपके इल्म में है कि एक सॉल्यूशन आ जाता है
ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी लिखा था कि a ऑफ साइन ऑफ x, b ऑफ कॉस ऑफ, बल्कि k नहीं, क्योंकि ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा t होगा प्लस b कॉस ऑफ ओमेगा t। और यहाँ पर जो ओमेगा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू k ओवर m। ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी डिफाइन करते हुए देखा है कि ओमेगा हम वहाँ पर भी डिफाइन करते हैं। जाहिर है क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनमें तो कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे है, इसे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर लिखें कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ एक्स, तो अब इस ओमेगा को देखने के लिए आपको इस के की डायमेंशन चाहिए होगी और मास की डायमेंशन चाहिए होगी। तो मास की डायमेंशन तो किलोग्राम होता है। के की डायमेंशन के लिए आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि के की जो डायमेंशन होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर। इस एक्स को अगर आप यहाँ पे ले जाएंगे, तो अब अगर मैं यहाँ पर ओमेगा की डायमेंशन चेक करना चाहूँ कि ओमेगा क्या है, तो के की जगह पे मैं लिख रहा हूँ न्यूटन मीटर और 1 ओवर m, दिस इज m इज द मास और इसकी डायमेंशन होती है किलोग्राम, और इसके ऊपर पावर स्क्वायर रूट की जगह पे मैं यहाँ पर हाफ लिख देता हूँ। न्यूटन्स को जब आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो न्यूटन की जो यूनिट बनती है वो बनती है किलोग्राम, मीटर एंड पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज ले रहा हूँ, अजान हो रही है, मेरा ख्याल है कि 2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। ओके, सो ये मैंने न्यूटन्स की डायमेंशन लिखी हैं और 1 ओवर मीटर है यहाँ पर, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ 1 ओवर मीटर और 1 ओवर किलोग्राम भी है, और इन सब की आप लगाएंगे पावर हाफ। अब यहाँ पे देखिए कि ये किलोग्राम कैंसिल हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये थर्ड लास्ट स्टेप से दोबारा बताइएगा। थर्ड लास्ट मींस किस जगह पे? ओमेगा से? सर ये f इज टू माइनस के एक्स लिखे ना? यस सर। हाँ, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। यहाँ से k की डायमेंशन हम देख सकते हैं जो कि न्यूटन पर मीटर आएगा। इस x को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो k की डायमेंशन मैंने लिखी है न्यूटन पर मीटर। दिस मीटर इज नॉट अ मास, मीटर है m। सही। तो इस जगह पे मैं अगर न्यूटन पर मीटर लिख दूं और ये जो m है ये दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मास व्हिच इज किलोग्राम। और न्यूटन को जब मैं मजीद एक्सपेंड करके लिखूंगा तो न्यूटन की जो डायमेंशन होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन किलोग्राम और एक्सेलरेशन की डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 ओवर m पहले से है, 1 ओवर किलोग्राम पहले से है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर सेकंड स्क्वायर एंड द होल पावर हाफ। तो ये बच जाएगा आपके पास, इसकी जो डायमेंशन बच जाएगी वो हो जाएगी 1 ओवर टाइम। किसकी? ओमेगा की। So that means omega has a dimension of inverse of time, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा है कि ओमेगा को हम अपने सोल्यूशन में बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो अच्छा, अब चलिए अब हम ये मालूम करते हैं कि जब कोई मैस किसी स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना होगा। उसके लिए आप जानते हैं कि फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल हम लिखते हैं, ये मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो दिस वुड बी माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहां हम चाह रहे हैं कि लेट्स डिटरमिन द पोटेंशियल। तो किसी स्प्रिंग मैथ सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन यकीनी तौर पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है तो फिर उनके दरमियान पोटेंशियल भी मौजूद होगा, और वो हम निकाल सकते हैं बिकॉज फोर्स इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जनरल फॉर्म पहले से देखी हुई है, और ग्रेडियंट इज नथिंग बट माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल टाइम एक्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल हमेशा पोजीशन पर डिपेंड करता है, और यहाँ से अगर मैं ये जो फोर्स है ये अभी हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि this force is equals to, specifically for the case of spring mass system, minus k of x। तो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, अगेन यहाँ पर ये भी x डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास चीज आ जाएगी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा अगर इसके वेरिएबल को सेपरेट कर लूं, यानी डी वी एक्स को मैं यहीं पर लिखना चाहता हूं, ये चले मैं इसको अपने लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, डी इंटू वी ऑफ एक्स, और इस डी एक्स को मैं यहां ले जा रहा हूं, दैट मीन्स के एक्स इंटू डी एक्स। क्यों किया मैंने? इसलिए कि मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा और यहाँ से ये पोटेंशियल निकाल लूंगा। तो आप दोनों जानिब इंटीग्रल अप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट साइड पर इंटीग्रल के साथ डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल है, तो आप जानते हैं कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सर ये माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा, माइनस के एक्स वाला? जी जी बिल्कुल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। थैंक यू। सो दिस वुड बी पोटेंशियल, एंड के कांस्टेंट है, x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो मैं इसको लिखता हूं कि हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया है, दिस वुड बी द पोटेंशियल बाय द। और ये पोटेंशियल, इससे क्लैरिटी आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल ऑफ समहाउ क्वाड्रेटिक टाइप, यानी इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा, अगर मैं प्लॉट करूं इनको और वर्टिकल एक्सिस पर पोटेंशियल ले लिए जाए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x ले लिया जाए, तो चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इट्स लाइक ऑफ पैराबोला, और चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन को आप पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में प्लॉट करें या नेगेटिव कोऑर्डिनेट में, एक ही बात है, ये बिल्कुल रेप्लिका होता है। यानी यहाँ पर आप x को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो इस पोटेंशियल की पोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस लिहाज से मैं इसको इस जानिब भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। सो दिस इज द शेप ऑफ द पोटेंशियल फॉर द केस ऑफ स्प्रिंग मैथ सिस्टम, या किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल है उसकी ये शेप होती है। हमें दिस इज कर्व लाइक। अच्छा, इससे पहले हम ये भी डिफाइन कर चुके हैं कि
ओमेगा जो है वो बराबर है k ओवर m स्क्वायर रूट, और यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकाल लूँ जो कि मैं इस इक्वेशन में रखना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। तो potential in terms of angular frequency can be written as 1 over 2 m omega square। ये हमने यहाँ पर m omega square into x square बाय द वे, ये एक इक्वेशन हमने निकाली है, और ये एक इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में, आप वाकिफ हैं कि जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। तो हम भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, इनफैक्ट क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे, और वहां पर जो पोटेंशियल का इस्तेमाल होगा वो पोटेंशियल ये होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो अभी तक हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे थे। तो चलिए अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल हो सकती है, फर्ज कर लीजिए कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज कोई इनर्ट गैस का कोई मॉलिक्यूल है, हीलियम फॉर एग्जांपल, या फिर नाइट्रोजन है, या इवन वाटर मॉलिक्यूल है H2O। क्या होता है H2O में? उसमें आप खेल में है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो ये जो आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, दिस इज नथिंग बट कंसीडर एज अ क्वांटम ऑसिलेटर। इस ऑक्सीजन का अपना कोई मास होगा, इस हाइड्रोजन का अपना कोई मास होगा, बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग के अंदर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता रहता है बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। ये कभी ये एक दूसरों से थोड़ी देर के लिए दूर जाते हैं तो फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, और जब ये एक दूसरों के करीब आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, यानी ये ऑसिलेट करेंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्प्रिंग मैस सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दी। बस फर्क ये है कि स्प्रिंग मैस सिस्टम के अंदर हमने स्प्रिंग को एक जानिब फिक्स कर दिया था और दूसरी जानिब मैस लगा दिया था, लेकिन स्प्रिंग मैस सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोनों जानिब मैस अटैच हो, और ये किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हो। तो और ये जो स्प्रिंग मैस सिस्टम है ये फ्री भी हो सकता है, ये किसी जगह पर फिक्स भी हो सकता है। सो दो एटम का आपस में बॉन्डिंग स्टेट के अंदर आना और उसके बाद ऑसिलेट करना, ये एग्जाम्पल है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और चूंकि एटॉमिक स्केल की बात कर रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ -10 मीटर, एंगस्ट्रॉम की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, और उसके बाद उसकी एनर्जी क्या होंगी, वगैरह वगैरह। तो चलिए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और वो क्या होती है? वो होती है -h² ओवर 2m d² into dx² into psi plus potential time wave function is equals to energy into psi।
जी बाबर, कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपने ये जो H2O की एग्जांपल दी है, हम्म, ये पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, जी। ठीक है ना? हम्म, अच्छा सर, लेकिन अगर ये पार्टिकल खुद ब खुद ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये पार्टिकल एक ही वक्त पे इतनी सारी जगह कैसे दिख जाते हैं जबकि ये खुद ही ऑसिलेट कर रहे हैं? हाँ, तो उस ऑसिलेशन की जो यानी इस लाइन को अगर मैं और से देखूं, जिस लाइन के अंदर ये ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जिस तरह से ये क्लासिकल पार्टिकल है, ये एक मैस है, ये एक मैस है, तो ये तो अगर इसको किसी तरह से आप फोर्स लगा के दोनों जानिब से कंप्रेस करेंगे, तो ये तो इसकी जो ये सारी की सारी स्टेट अवेलेबल होगी ना, किसी भी जगह पे आप जी इसको प्रेस करके रख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप इसी तरह इस ये कंप्रेस होगा, तो फिर कंप्रेस होने के दौरान ये इन्फिनिट स्टेट्स इसके पास नहीं होंगी। इसके पास या तो ये स्टेट हो सकती है, या फिर ये स्टेट हो सकती है, या फिर ये स्टेट हो सकती है। बीच में वो पार्टिकल यानी स्टे नहीं कर सकता। लिहाजा हम ये कहते हैं कि क्वांटम पार्टिकल की जो स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट है। तो वो उसके लिए, और उसकी वजह क्या होती है कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो भी डिस्क्रीट है। यहाँ पर तो जितनी एनर्जी देंगे वो पार्टिकल उतना ही यानी उल्टे हाथ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। कम होगी तो कम, ज्यादा होगी तो ज्यादा। लेकिन यहाँ पर आप किसी पार्टिक ये जब इसको ये कंप्रेस होगा तो फिर उतना ही होगा जितना उसके पास स्टेट अवेलेबल है। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेट ये है, फर्स्ट कर लीजिए, और दूसरी स्टेट फिर कुछ दूर के बाद होगी। बीच में ये एटम जो है वो कंप्रेस होकर किसी तौर पर नहीं आ सकेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द डिस्क्रीटनेस ऑफ द क्वांटम पार्टिकल। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इन चीजों को भी हम और देखते हैं, मैथमेटिकली थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाएं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको सॉल्व करूं, और उसके बाद फिर हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम साई कैलकुलेट करें कि इस क्वांटम ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा। वी नीड टू फाइंड psi and corresponding energy। बस होगा ये कि आपको पोटेंशियल जीरो नहीं बल्कि पोटेंशियल की कुछ वैल्यू रखना होगा, क्योंकि ऑसिलेशन की जब बात की जाती है तो ये जो ऊपर पोटेंशियल नजर आ रहा है ये पोटेंशियल होता है किसी भी ऑसिलेशन के दौरान। तो मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ, और उसके बाद कुछ और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यानी लेट्स से सब्स्टिट्यूट दिस पोटेंशियल इन दिस श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये हो जाएगा h कट स्क्वायर ओवर 2m t स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर इंटू psi प्लस हाफ m omega square into x square, and the function is equals to e time psi। अब यहाँ पर एक चीज आप पहले भी देख चुके हैं कि हमने मोमेंटम ऑपरेटर को डिफाइन किया था। इफ यू रिकॉल कि मोमेंटम ऑपरेटर is defined as minus iota h cut partial over partial x, या इसको आप, क्योंकि वन डायमेंशन की बात हो रही है तो आप इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। ये चीज हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं, यानी इस मोमेंटम ऑपरेटर का मोमेंटम ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको दो दफा आप मल्टीप्लाई करेंगे
एक दफा और दूसरी दफा। तो ये माइनस और माइनस तो खत्म हो जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि माइनस के बराबर होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, h कट स्क्वायर भी हो जाएगा, और इसको जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो दिस वुड बी d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है ये, इसलिए कि अगर ऊपर वाली इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म अगर आप गौर से देखें तो माइनस h कट स्क्वायर d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर मौजूद है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये निकल के आया है और जो के बराबर होता है p स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पर p स्क्वायर रख रहा हूँ, बस डिवाइडेड बाय 2m जो है वो मुझे लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर 2m नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, माइनस भी खत्म हो जाएगा और दिस वुड बी p स्क्वायर ओवर 2m and psi plus half m omega square into x square into psi sorry is equals to e into psi। और यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ 1/2m। तो जब आप 1/2m कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी p स्क्वायर इंटू साई। चलिए साई को भी मैं बाहर लिख दूंगा, प्लस अब यहाँ पर नीचे 2m नहीं था तो इसका मतलब हुआ कि मैं ऊपर 2m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर पहले से है, x भी है, तो ये सारे का सारा स्क्वायर हो जाएगा एंड इस साई को मैं बाहर लिख लूं इनटू साई। यहां तक क्लियर है? तो अब अगर ये बात दुरुस्त है तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं, लेट्स वी कॉल इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हमें एल्जेब्रिकली थोड़ा एक्सपेंड करना होगा और इसके लिए आप ये जानते हैं कि जब आप दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यानी जी अहमद आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जाए से जाए भी तो कैंसिल हो जाएगा ना हमारे पास उधर। जाई से जाई क्यों कैंसिल होगा? सर एक हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है ना, मींस हमने जाए बाहर कॉमन लिया एंड देन लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे हमारे पास जाए है, तो जाए कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल यस मैथमेटिकली तो हो जाएगा, लेकिन हमें यही तो निकालना है, यानी हमारा जो काम है वो ये है कि हम इसी फंक्शन को निकालना चाहते हैं। तो जाहिर है जो चीज़ निकालना चाहते हैं उसे फिर आप कैंसिल ना करें, ओके क्योंकि सर। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो दोनों तरफ फंक्शन लिखा जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता। जब उसका सोल्यूशन आता है तो वहां से फिर आप उसको सोल्यूशन लिख लेते हैं, तो इस लिहाज से मैं यहाँ पर भी कैंसिल नहीं कर रहा। ओके सो ये आप जानते हैं कि यानी आपके पास अभी ब्रैकेट में कुछ इस तरह की चीज है कि से एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आप वाकिफ हैं कि इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं इस तरह से कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा बी। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो फिर एग्जैक्टली आपके पास ये चीज मिल जाएगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेंड करने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/2m, तो हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया था, और
एक ब्रैकेट बन जाएगा आयोटा p प्लस m ओमेगा x, और एक ब्रैकेट बनेगी प्लस आयोटा p प्लस m ओमेगा x और psi इज इक्वल्स टू e इंटू psi। यानी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो b है दिस इज p मोमेंटम, और ये जो a है ये m ओमेगा x है। तो मैंने यहाँ पर जिस तरह से दो ब्रैकेट बन जाती हैं, तो ये दो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिख ली। यहाँ पे आपको ये सवाल हो सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स वाले को p क्यों कहा, x क्यों नहीं कहा। तो उसकी वजह यह है कि अमूमी तौर पर जो मोमेंटम का ऑपरेटर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि माइनस आयोटा एच कट बी ओवर डी एक्स, जबकि पोजीशन का जो ऑपरेटर है वो इटसेल्फ रियल ऑपरेटर होता है। तो ये दो चीजें बन जाएंगी। अब यहाँ पर मैं इन दोनों का एक नाम रख रहा हूँ। इसको मैंने कह रहा हूँ दिस इज कॉल्ड ए प्लस, और इस ब्रैकेट को मैं कह रहा हूँ ए माइनस। ये नोटेशन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह है और इसकी बड़ी अहमियत है। इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी। तो उस लिहाज से अगर मैं ये डिफाइन कर दूं तो फिर मैं लिख सकता हूं a प्लस इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये जो 1/2m है ये तो एक ही दफ़ा लिखा हुआ है। इसको भी अगर मैं दोनों के साथ लिखना चाहूँ तो बस मैं ये कर सकता हूँ कि 1/√2m, और इसके साथ भी 1/√2m, क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर रूट खत्म हो जाएगा। सो दिस वुड बी √2m और ब्रैकेट माइनस आयोटा p प्लस m ओमेगा x। ये एक चीज आ गई है, दिस इज कॉल्ड a प्लस, और दूसरी चीज आपके पास आ जाएगी a माइनस टू m एंड प्लस आयोटा p प्लस m ओमेगा x। अब ये प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पर भी प्लस है। कोफिशिएंट में 1/√2m है, तो यहाँ पर भी 1/√2m है। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, लेकिन इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से और मिल गई हैं, और इसमें एक चीज का मैं यहाँ पे इजाफा कर रहा हूँ, और वो जो इजाफा है वो इसका अभी इसी लेक्चर के एंड तक आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं h कट ओमेगा मजीद लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी इसी तरह से h कट ओमेगा। सो यहाँ पे बल्कि लिख लीजिए कि incorporation of h cut omega is just for our convenient। अभी मैं किसी स्टेप पे जाके आपको ये बताता हूँ कि ये लिखने की जरूरत क्यों पेश आई। ओके, सो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके भी लिखूं, जैसे कि किताब में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि a प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 1/2m h कट ओमेगा, और दिस वुड बी
माइनस, क्योंकि ए प्लस होगा तो फिर ये माइनस लिखा जाएगा, आयोटा पी इन प्लस, ये वाली टर्म तो दोनों केस में प्लस है, एम ओमेगा एक्स, और जब आप ए माइनस लेंगे तो ये सारी की सारी चीजें, इसका जो कोफिशिएंट है वो प्लस होगा, तो उस लिहाज से ये रिड्यूस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। सो वंस अगेन, अब ये चीजें कितनी अहम हैं, ये एक ऑपरेटर्स हैं और उसका इस काम क्या होता है, इसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेशन और देख लीजिए। इसको भी एक नाम दे देते हैं, लेट्स वी कॉल इक्वेशन नंबर 2। नाउ let's calculate a minus and a plus, यानी इन दोनों ऑपरेटर को मैं आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, और उसके लिए फिर मुझे, चूंकि ये दोनों मालूम है, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि a माइनस a प्लस इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए दोनों का जो कोफिशिएंट है वो तो स्क्वायर रूट में है, लेकिन जब दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2m h कट ओमेगा। सर मेरा एक सवाल है। जी शुरू। सर थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ओके बिल्कुल जी थोड़ा सा सर, वो जहाँ पे आपने a प्लस फार्मूला लिखा था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। जी 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 सर हाँ, बिल्कुल ये रहा ब्रैकेट्स में a प्लस बी a माइनस बी। सर ये a प्लस आयोटा भी होगा या b रहेगा? a प्लस आयोटा होगा, बिल्कुल सही है, दिस वुड बी जी a सर मैं प्लस इधर आयोटा, स्टक हुआ था। बिल्कुल सही। सही है सर, यही था। ओके थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। ओके सो अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, इनको चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो a माइनस वाले को पहले लिखा जाएगा, यानी आयोटा p प्लस m ओमेगा x, और a प्लस वाले को बाद में, जिसमें ये माइनस आयोटा p आता है एंड प्लस m ओमेगा x। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है सिंपल a प्लस बी a माइनस बी के तरीके से, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सूरत बनेगी, दिस वुड बी 1/2m h कट ओमेगा। अब ये देखिए, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस और माइनस की वजह से माइनस आएगा, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस और आ जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, और p और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बी p स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये चलिए पहले मैं इसको इसके साथ कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी प्लस m ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर आप इसको इसके साथ करें। अब ये जहन में रहे कि आयोटा m ओमेगा दीस आर द नंबर, लेकिन ये जो p और x है ये ऑपरेटर है, तो इनकी तरतीब का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा p और m ओमेगा x, और इसको जब आप इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m ओमेगा x आयोटा p। ओके
सो इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए 1/2m h कट ओमेगा p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो जैसे कि मैंने कहा कि p और x ये ऑपरेटर्स हैं और m और ओमेगा और आयोटा ये नंबर्स हैं। तो नंबर्स को मैं किसी भी चीज के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी m ओमेगा की बजाय इसको ओमेगा m लिखा जा सकता है, या इसी तरह से pm की बजाय इसको mp लिख सकता हूँ। यानी इन शॉर्ट मैं m ओमेगा को शुरू में लिखूंगा और यहाँ पर भी m ओमेगा है, तो यहाँ से कॉमन मुझे नजर आ रहा है और वो हो जाएगा आयोटा m ओमेगा ब्रैकेट px माइनस xp एंड द ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक लम्हे के लिए रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर बराबर हों तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगी और ये जीरो हो जाएगा और उस लिहाज से ये टर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चेक करना पड़ता है कि किसी दो ऑपरेटर को आप उसकी जगह तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई नंबर हो, इफ वी हैव टू नंबर, लेट्स से 5 and 4, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी तरह से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर्स हों, इफ यू हैव टू ऑपरेटर, लेट्स से A and B, तो अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या उनकी ऑर्डर को तब्दील किया जा सकता है। तो ये चीजें, इन चीजों को चेक करना पड़ेगा, और खास तौर से यहाँ पर जहाँ पे मोमेंटम और पोजीशन, और यहाँ पर पोजीशन और मोमेंटम का ऑपरेटर है। तो इन ऑर्डर टू चेक दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम एक खास नाम देते हैं, यानी इफ टू ऑपरेटर are non-commute, then तो उस सूरत में फिर आप और फर्ज कर लें दोनों ऑपरेटर A और B है, तो फिर आप ये चीजें इस तरह से इसको बराबर नहीं लिख सकते कि ये A के बराबर है। लेकिन अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर है, कम्यूट टू ईच अदर, देन उस सूरत में फिर आप इन दोनों की डायरेक्शन को, इन दोनों की जगह को तब्दील करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कम्यूटेशन को चेक करना पड़ता है कि पोजीशन और मोमेंटम क्या वाकई एक दूसरों के साथ कम्यूट करते हैं या नॉन कम्यूट हैं। तो अगर कम्यूट करेंगे तो फिर जाहिर है ऊपर वाली जो टर्म है ये जीरो के बराबर हो जाएगी, और अगर नॉन कम्यूट होगा तो फिर हमें उसको एज इट इज लिखना होगा। इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आपके पास, लेट्स चेक either X and P are commute to each other,
और उसको लिखने का तरीका होता है, यानी आप उसको एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, से x इंटू p, और उसको जब आप ओपन करेंगे तो इसको लिखा जाता है x p के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस और p को x के साथ। तो अब अगर ये x और p और x एक ही चीजें हैं तो फिर तो ये कैंसिल होकर 0 के बराबर हो जाए, लेकिन अगर ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं तो फिर ये नॉन जीरो के बराबर होगा। सो इन ऑर्डर टू चेक इट, हम ये करते हैं कि इसके साथ मैं कोई फंक्शन लगा देता हूँ। दिस कुड बी, ये साई भी हो सकता था, लेकिन चले इस वक्त मैं एक जनरल कोई भी f ऑफ x लिख रहा हूँ, और xp माइनस p ऑफ x ये हो जाएगा। अच्छा, x जो है वो तो x ही होता है, लेकिन जो p है वो अभी हमने उसके सामने अभी कुछ देर पहले इसका जिक्र किया था, जो कि बराबर था माइनस आयोटा h कट d और dx। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा h कट d इंटू डी एक्स इंटू एक्स एफ एक्स। तो बल्कि यहाँ पर भी एफ एक्स आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस आयोटा h कट, कांस्टेंट है x d और dx इंटू एफ ऑफ x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा h कट, ये जो डेरिवेटिव है अब ये दो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और आप इसको u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ पर। तो पहले मैं इसको u कह देता हूँ x को, और इसको v। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, फंक्शन आपके पास एज इट इज, एंड प्लस जब डेरिवेटिव f ऑफ x पे अप्लाई करेंगे तो ये x एज इट इज रहेगा, x इंटू d ओवर डी x इंटू एफ ऑफ x। और ये देखिए आयोटा h कट जो है इन दोनों टर्म के साथ लिखा जाएगा, और जब मैं दोनों टर्म के साथ लिखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा h कट x d ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ x। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस आयोटा h कट x d ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ x। तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास सिर्फ आयोटा h कट f ऑफ x बच जाएगा। तो ये जो फंक्शन था ये तो सिर्फ मैंने इन चीजों को प्रूव करने के लिए लिया था कि x और p आपस में एक दूसरों के साथ कम्यूट हैं या नॉन कम्यूट हैं। तो जब हमने ये प्रूव कर लिया तो फिर आप भले ही इस फंक्शन को हटा दें दोनों तरफ से, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि x और p का जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये बराबर है आयोटा h कट के। अब ये देखिए ये 0 के बराबर होता तो इसको हम कम्यूटेशन कहते हैं, लेकिन चूंकि ये आयोटा h कट है यानी ये ब्रैकेट 0 के बराबर नहीं है, therefore x and p यानी पोजीशन एंड मोमेंटम आर नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर। तो अब अगर दोबारा से अपनी पिछली वाली इक्वेशन में जाएं जिसे हमने छोड़ दिया था, ये वाली, तो px माइनस xp को हमने कैंसिल नहीं करना, बल्कि इसकी जगह पर हम आयोटा h कट रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे नोट करता हूं। यानी
a माइनस a प्लस की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 1/2m h कट ओमेगा p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर एंड प्लस वो आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी खत्म हो जाएगा. दिस वुड बी प्लस m ओमेगा इंटू h कट. यहाँ पर मैं इसको दो हिस्सों में इस इक्वेशन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहा हूँ, यानी एक ये और एक ये, और जाहिर है कोफिशिएंट इन दोनों के साथ मुझे लगाना होगा क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1/2m h कट ओमेगा p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और 2m h कट ओमेगा जब इसके साथ आएगा तो ओमेगा h कट कैंसिल हो जाएगा एंड दिस वुड बी इनफैक्ट m भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1/2. सो ये यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर एक सिंप्लिसिटी आ गई है वो हाफ की वजह से. तो जो मैंने अपनी पिछली इक्वेशन में, अगर आपको याद हो, जहाँ पे हमने कन्वीनियंट के लिए h कट ओमेगा का इजाफा किया था, उसकी ये वजह थी कि हमारे पास जो a माइनस a प्लस का जो ऑपरेटर बने उसके अंदर ये हाफ आ जाए, और इसकी वजह से हमें बहुत सी कैलकुलेशन में आगे जाके आप देखेंगे कि सहूलत होगी. ओके, सो लेट्स रिकॉल इक्वेशन नंबर 3. लेकिन इससे पहले मैं इसको एक और आसान तरीके से भी लिख सकता हूँ. अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को अगर आपने किसी जगह नोट किया है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ. वी ऑलरेडी हैव के आई मीन इनफैक्ट जो किसी जगह पर हमने हैमिल्टोनियन डिफाइन किया था, लेकिन चले मैं यहाँ पर आपके सामने वैसे ही लिख देता हूँ कि जो हैमिल्टोनियन है वो बराबर होगा, दिस वुड बी p स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एंड you know बल्कि इस पूरे के साथ h कट ओमेगा भी होता है. सो जब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन और ज़्यादा सिंपल होके आपके सामने इन टर्म्स ऑफ h बन जाएगी. h और बल्कि सॉरी ये h कट ओमेगा नहीं, बल्कि ये बराबर होगा, आई मीन सॉरी 2m. सो a माइनस a प्लस बराबर हो जाएगा h और h कट ओमेगा एंड प्लस हाफ. तो ये भी आप लोगों ने नोट करना है किसी जगह पर, इसे हम इस्तेमाल करेंगे.
और एक काम आप भी कर सकते हैं, यानी इसका जब ऑर्डर तब्दील होगा, एंड ऑल्सो, बल्कि ये आपके ही जिम्मे मैं लगा रहा हूँ कि आप ये मालूम करें, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जिस तरह हमने इस ऑर्डर में किया है, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे और आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा, दिस वुड बी h for h कट ओमेगा माइनस हाफ। तो एक चीज आपके पास ये आ जाएगी। इसको आपने खुद ही करना है। बिल्कुल वही स्टेप इस्तेमाल करेंगे और कम्यूटेशन रिलेशन का भी आप उसी तरह से उसको मालूम करेंगे और उसके बाद फिर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि ये हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, we get two operator a plus and a minus। तो जिस तरह से मैंने अभी x और p के दरमियान कम्यूटेशन लिखा, इसी तरह से आप किसी भी दो ऑपरेटर के दरमियान कम्यूटेशन मालूम कर सकते हैं, a माइनस a प्लस। अगर आपको ये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इसमें a माइनस a प्लस और माइनस a प्लस a माइनस। अब ये दोनों चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, हमने कैलकुलेट किया। इनफैक्ट दोनों ऑपरेटर के दरमियान कम्यूटेशन रिलेशन निकालने के लिए हमने ये मल्टीपल निकाला है पिछले स्टेप्स में। तो जब ये दो वैल्यू आपके सामने लिखी हैं, जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास क्या सूरत बनेगी। h for h कट ओमेगा प्लस हाफ और माइनस है तो ये हो जाएगा h और ये साइन प्लस हो जाएगा। So this would be cancel out and your answer would be 1. So a minus a plus का जो कम्यूटेशन है वो अगेन 0 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर है। That means a and a plus are non-commuting ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर भी अगेन जो शुरू में हमने h कट ओमेगा का इजाफा किया था, तो यहाँ पे भी हमें उसके फायदे नजर आ रहे हैं कि अगर मैं वहां पर h कट ना लगाता तो फिर यहाँ पर यकीनी तौर पर मुझे h कट लगाना होता। तो ये चूंकि बार बार चीजें इस्तेमाल करेंगे तो हमने ये दो इक्वेशन और ये बल्कि ये तीसरी इक्वेशन ये कह लें आप, इसको हमने आसान बनाने के लिए ओमेगा h कट इनकॉर्पोरेट किया था। ये कुछ चीजें हैं जो हमने की हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो मेन मकसद है वो तो ये है कि फंक्शन को कैसे निकाला जाए और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को कैसे निकाला जाए, लेकिन यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होंगी, तो पहले इन चीज़ों का निकालना ज़रूरी था। और ये चीज़ें अब अगर हो गई हैं तो अब हम आगे की तरफ जा सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो हमने शुरू में कहा था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिर रब्ता करूँगा। यहाँ पे अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये आपसे ये पूछना था कि आपके लेक्चर अब बाकायदा हर यानी कि वीक में आया करेंगे और